नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आज की तारीख है 25 सितंबर। आज का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 23 सितंबर का जो करंट अफेयर डिस्कस किया था उसका रिवीजन करेंगे, उसको तैयार करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। सुबह सुबह जब आप पढ़ाई का रिवीजन करके नई चीजें पढ़ना शुरू करते हैं तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। पढ़ाई जो है वो परीक्षा पास करने का एक माध्यम है, बाकी बहुत कुछ स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। केवल पढ़ के आप नहीं पास कर सकते जब तक स्ट्रेटजी अच्छी नहीं होगी। तो रणनीति अच्छी बनाइए, स्ट्रेटजी अच्छी बनाइए और उसके बाद में मेहनत करिए। मेहनत रंग लाएगी। चलिए शुरू करते हैं। 23 सितंबर के करंट अफेयर को सबसे पहले रिवाइज करते हैं और रिवीजन के बाद में फिर हम आते हैं 25 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करने, क्योंकि संडे को हम ऑफ रखते हैं। आप लोगों को भी आराम चाहिए, हमारी टीम को भी आराम चाहिए। संडे को हमारी टीम भी छुट्टी पे रहती है, ऑफिस हमारा बंद रहता है, तो इसीलिए। लेकिन वो कोई घटना आपकी छूटती नहीं है, सब कवर हो जाएगी। नदी उत्सव के संदर्भ में सत्य कथन चुनिए। चौथा नदी उत्सव दिल्ली में यमुना नदी के तट पर आयोजित किया गया। पहला नदी उत्सव 2018 में नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया गया था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। क्या रिवीजन कर रहे हैं? पीएम किसान योजना के लिए एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो ये फरवरी 2019 में शुरू की गई योजना है। कब शुरू की गई थी? फरवरी 2019 में शुरू की गई ये योजना है। तो ये योजना आप ध्यान रखिएगा, पीएम किसान योजना के बारे में। और इसके बारे में डिटेल भी हमने इंफॉर्मेशन दी थी कि इसमें क्या होता है, कितने रुपए दिए जाते हैं। 500-500 रुपए पर महीने के हिसाब से साल भर के पैसे 3 किस्तों में दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने बेलग्रेड सर्बिया में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? बढ़िया प्रश्न है। कांस्य पदक जीता तो ये अंतिम पंघाल ने जीता है। अंतिम पंघाल। मेहनत रंग लाती है। इनके परिवार ने बड़ा संघर्ष किया है इनको आगे बढ़ाने में। आपके परिवार के लोग भी आपको आगे बढ़ाने में संघर्ष कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो यह है सुरेश गोपी। इनका नाम है सुरेश गोपी। अगला सवाल था एशियाई खेल 2023 के संदर्भ में सत्य कथन। चीन के हांगझू में इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? चीन के हांगझू में इसका आयोजन हो रहा है 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच। हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ये भारत के ध्वजवाहक हैं, होंगे मतलब इसमें। तो ये सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया? तो इन्होंने आमंत्रित किया है जो बिडेन को, और वो है अमेरिका के राष्ट्रपति। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला जो सवाल है, ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की कितने फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो इस प्रतिमा की ऊंचाई है 108 फुट। बाकी जो डिटेल में आपको करंट अफेयर देखना है उसको आप देख सकते हैं हमारे डेली के प्रोग्राम में। ये मत समझिएगा कि ये हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये डिस्कशन ही पूरा डिस्कशन है। जब हम अभी आगे का 25 तारीख का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन रिवीजन तो रिवीजन होता है। यूके के पीएम ऋषि सुनक ने नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए पेट्रोल और डीजल कारों पर प्रतिबंध को कब तक टाल दिया? तो इन्होंने ये प्रतिबंध टाला है। कब तक ये पूछा जा रहा है? तो ये प्रतिबंध इन्होंने टाला है 2035 तक। 2035 तक इन्होंने ये प्रतिबंध टाल दिया है। पहले इन्होंने इसको अलग रखा था, अब 35 तक की बात इन्होंने 30 से 35 कर दिया है इसको। ठीक है। अगला जो सवाल है, पूरी दुनिया इस समय भाग रही है नेट जीरो कार्बन इमिशन, है ना? तो पहले ध्यान दिए होते तो ये 9 बताती है ना। वित्तीय वर्ष 2023 में घरेलू बचत सकल घरेलू उत्पाद कितने नीचे तक पहुंच गई है? तो ये बहुत नीचे पहुंच गई, ये 5.1% हो गई है ना? घरेलू बचत सकल घरेलू उत्पाद जो है उसकी बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महिला आरक्षण विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये पहला स्टेटमेंट है, ये सही है। और लोकसभा राज्यसभा ये गलत है। राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। तो केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के करंट अफेयर को देखते हैं। आज के करंट अफेयर यानी कि 25 तारीख के करंट अफेयर में 24 तारीख की जो संपूर्ण घटनाएं हैं वो हम कवर कर लेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमारा छूट रहा है
ये मत सोचिएगा कि संडे को जब नहीं कराते हैं तो कैसे, वो हम मैनेज करते हैं। वो आप टेंशन छोड़िए, आप पढ़िए, रिवीजन करिए। आप रिवीजन करके बार बार चीजों को तैयार करने की कोशिश करिए। आपका करंट अफेयर से सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि क्या पूछा जाता है, वो हम यहाँ पर आपको डिस्कस कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 के लिए चुना गया। यह पुरस्कार विश्व खाद्य फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। जवाब भी दिया कीजिए आप लोग। डॉक्टर स्वाति नायक इस पुरस्कार की प्राप्त करता है 2023 की। ये बात तो एकदम सही है। 2023 का ये पुरस्कार इनको दिया गया है। कौन सा? नॉर्मन बोरलाग फील्ड अवार्ड 2023 का। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में एक भारतीय वैज्ञानिक है। अनुसंधान जो संस्थान है चावल का, चावल वाले में ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, वहां पर ये काम करती हैं। ये पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये बात भी सही है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों बातें यहां पर सही है। 40 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को यह दिया जाता है। काम उनका होता है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और भूख उन्मूलन के क्षेत्र में। असाधारण कार्य के लिए दिया जाता है। $10,000 का नगद पुरस्कार इसके अंतर्गत शामिल है और ये विश्व खाद्य फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। विश्व खाद्य फाउंडेशन का पुरस्कार है, तो पुरस्कार फाउंडेशन ही है वो पूरा। और डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग की स्मृति में इसको शुरू किया गया था। डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग के बारे में आप क्या जानते हैं? एक दो लाइन इनके बारे में जरा हमको बताइएगा, या एक दो फैक्ट बताइएगा कमेंट करके। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। भारतीय मूल की चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। आपसे पुरस्कार जो होते हैं वो खूब पूछे जाते हैं, तो ये वेस्टर्न लेन पुरस्कार है, ये बुक है, और बुकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि भारतीय मूल की है, नाम है इनका चेतना मारू। बर्निस रूबेंस पहली महिला थी जिन्हें 1970 में द इलेक्टेड मेंबर के लिए बुकर पुरस्कार से नामित किया गया, सम्मानित किया गया था। बुकर पुरस्कार से ये पहली महिला थी जिनको सम्मानित किया गया था। तो ये दोनों बातें सही हैं। भारतीय मूल की चेतना मारू है, इनको दिया ही गया है। अभी ये यहाँ रहती नहीं है, केनिया में इनका जन्म हुआ था, लंदन में ये रहती हैं, और ये पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका कहीं ना कहीं संबंध भारतीय मूल से है। 11 वर्षीय लड़की की कहानी है ये, ब्रिटिश गुजराती समुदाय पर आधारित ये कहानी है। और अभी 7 फरवरी को ये उपन्यास इनका जो था वो प्रकाशित हुआ था, और बढ़िया उपन्यास है, तभी मिल ही रहा है इनको ये पुरस्कार, इसमें तो कोई शक नहीं। कभी पढ़ने का अवसर मिले तो आप जरूर पढ़िए। अगला जो सवाल है, संयुक्त राष्ट्र महत्वाकांक्षा, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का यह है, 20 सितंबर 2023 को कहां पर आयोजित किया गया? इंपॉर्टेंट है, कहां पर यह आयोजित हुआ है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 20 सितंबर 2023 को कहां पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है न्यूयॉर्क में। कहां पे? न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, एंटोनियो गुटेरेस। तो एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? जो 28वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप 28 जो है, उसी के हिस्से के रूप में जलवायु कार्यवाही को तेज करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 3 उत्सर्जक इस समय है। नंबर 1 पे है चीन, दूसरे नंबर पर है आपका यूएसए, और तीसरे नंबर पर आपका आता है भारत। ये उत्सर्जक हैं वैश्विक स्तर पे, तो इनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इन पर अब दबाव है कि ये लक्ष्य निर्धारित करें, शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है कि ये न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ है। अगला जो प्रश्न है, रेलवे ने ट्रेन दुर्घटनाओं के मुआवजे राशि को 10 गुना बढ़ाने का निर्णय लिया है। अनुग्रह राहत को आखिरी बार 2012 और 2013 में संशोधित किया गया था। रेलवे में अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। कई बार लोग अपने परिवारीजनों को खो देते हैं, कई बार कोई अपंग हो जाता है, किसी का हाथ कट गया, पैर कट गया, कई बार और बहुत प्रकार की घटनाएं होती हैं। कई बार आतंकवादी हमले,
हिंसक हमले होते हैं, डकैती ट्रेन में पड़ जाती है, चोरी डकैती। तो डकैती अगर पड़ती है तो कई बार लोगों को मारा पीटा भी जाता है। कोई कहीं जा रहा है, उसके पैसे छीन लिए गए, उसके जेवर जेवरात छीन लिए गए। तो ये सब कुछ शामिल करते हुए अप्रिय दुर्घटनाओं में अगर कोई गंभीर रूप से घायल होता है तो 5,000 रुपये अभी तक मिलते थे, अब 50,000 कर दिए गए हैं। और मृत व्यक्ति के मामले में परिजनों को 5 लाख रुपए देने की बात की गई है, पहले ये 50,000 दिया जाता था। और अगर किसी को चोट बहुत गंभीर लगती है तो 2.5 लाख की बात की गई है। 2012-13 में इसके पहले इसको रिवाइज किया गया था, संशोधित किया गया था, लेकिन इधर आवश्यकता थी, महंगाई देख ही रहे हैं कैसे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में अब जरूरी हो जाता है कि आप अगर रेलवे में कुछ नुकसान होता है तो उसका मुआवजा, उसकी भरपाई हो, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर हम चलते हैं। अगला सवाल है, आईएनएस सह्याद्री के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट हैं। भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसे मुंबई के मझगांव डाक लिमिटेड में बनाया गया है। पहली बात, भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित है, इस पे आप फोकस करिए, ये अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है। आईएनएस सह्याद्री, ठीक है, भारतीय नौसेना का स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। तो पहला तो ये सही है। अब इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है मझगांव डॉक लिमिटेड ने। किसने किया है? मझगांव डॉक लिमिटेड ने। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही हो गए, ठीक है। अभी 20-21 सितंबर को इसने पार्टिसिपेट किया है भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया का त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास हो रहा था, भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया का। और ये जो अभ्यास है ये प्रथम अभ्यास है। ऐसा त्रिपक्षीय अभ्यास इंडोनेशिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहले नहीं हुआ था, उसमें इसने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम चल रहे हैं। इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन 28 और 29 सितंबर को कहां किया गया? इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव, कल्चरल ये महोत्सव है, कल्चरल प्रोग्राम है, इंडो लैटिन अमेरिका, ठीक है। 28 से 29 सितंबर को अभी होना है, लेकिन प्रश्न हमने इसलिए लैंग्वेज ये की है कि कहां किया गया, कि बाद में भी आपके लिए ये प्रश्न ऐसा रहे कि आप पढ़ें तो ये ना लगे कि आउटडेटेड है, पढ़ने में मजा ना आए। तो इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का ये 4था संस्करण है, 4th संस्करण है। और इसका जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में ये 28-29 सितंबर को होगा। कोलंबिया, इक्वाडोर, चिली, इनके जो दूतावास हैं उनके सहयोग से ये हो रहा है। इन सभी देशों के कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे, ठीक है। और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसको आईसीसीआर ये कहते हैं ना, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। उनका नाम है विनय सहस्त्रबुद्धे। तो विनय सहस्त्रबुद्धे, उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं के निर्देशन में ये समारोह जो है वो आयोजित हो रहा है, ये महोत्सव। इससे ज्यादा जानकारी की जरूरत इसमें आपको नहीं है। जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी कब से अपने उभरते बाजारों के बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय सरकारी बॉन्ड को शामिल करेगी? अभी जो जीबीआई ईएम ग्लोबल है, जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी, जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी, उसने ये घोषणा की है कि 2024 जून 2024 से अपने उभरते बाजारों के बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय सरकारी बॉन्ड को भी ये शामिल करेगी, ठीक है। जून 2024 से अपने उभरते बाजारों के बॉन्ड इंडेक्स में भारतीय सरकारी बॉन्ड को भी शामिल ये करेगी। अब ये बहुत एक बहुप्रतीक्षित कदम है। ये जो कदम है ये बहुप्रतीक्षित कदम है। जो घरेलू सरकारी प्रतिभूति बाजार है उसमें ज्यादा एफडीआई आएगी, अधिक विदेशी प्रवाह होगा, ज्यादा एफडीआई आकर्षित करेगी, इस तरीके का यह कदम है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जून 2024 से। अगले सवाल पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। 23 सितंबर को नई दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया।
और सम्मेलन का विषय न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां हैं। विषय तो यहाँ पर सही दिया है। 23 सितंबर को ये वकील सम्मेलन का आयोजन हुआ, लेकिन इसका जो उद्घाटन है ये सीजीआई ने नहीं किया है। इसका जो उद्घाटन है वो मोदी जी ने किया है। हमारे पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, नरेंद्र मोदी जी ने। न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां, ये इसकी थीम है। पहली बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। तो दूसरा सही है, पहला गलत है यहाँ पर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पीएम मोदी द्वारा कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया? इससे प्लस में ही किया गया है, कम से कम इतना, यानी कि इससे ज्यादा भी किया जा सकता है। लैंग्वेज ये थी न्यूज में कि वाराणसी में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ, जिसमें 1500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया है। तो 1500 करोड़ रुपए से अधिक, प्लस की ही बात यहाँ पर हो रही है कि विकास परियोजनाओं का शुभारंभ इन्होंने किया है। उनका संसदीय क्षेत्र है, उसका दौरा करते रहते हैं। कई यहाँ पर विकास परियोजनाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम वाराणसी के गांजरी में बन रहा है। राजा तालाब में वहां पे डेवलपमेंट चल रहा है। और मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय भी गए। वाराणसी की महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम भी उन्होंने किया। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम के नाम से लगभग 5000 महिलाएं वहां एकत्रित हुई थी। तो ये सब तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है क्योंकि एक वाराणसी एक संसदीय क्षेत्र, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए 1500 करोड़ रुपए मायने रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईसीआई में युवा मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए किस कॉमिक पात्र पर आधारित एक कॉमिक बुक लॉन्च की है? ईसीआई का मतलब है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने युवा मतदाताओं को, जो मतदाता हैं, युवा मतदाताओं को शिक्षित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कि वोटिंग ज्यादा करें। जो चाचा चौधरी आपने सबने पढ़ी होगी बचपन में, अब तो आजकल सारा काम मोबाइल पे ही होता है। पहले हम लोग जब छोटे थे तो कॉमिक्स पढ़ते थे, किराए पे लाते थे कॉमिक्स। तो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल एक कॉमी बुक इन्होंने लॉन्च की है। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, ये कॉमिक बुक है, इसी के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें मतलब कैसे बचपन से ही लोगों को प्रेरित किया जा सके। और इस समय जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, और अनूप चंद्र पांडे जी भी हैं। अनूप चंद्र पांडे इलेक्शन कमिश्नर, अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर। तो ये बुक उन लोगों ने जारी की है। ठीक है, जरा बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की व्यवस्था की गई है? यह कमेंट करके आपको बताना है। पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण ये जीके का प्रश्न है, क्योंकि पॉलिटी वैसे तो अब इतनी आसान नहीं पूछी जाती है, और एक आध प्रश्न भले आपको मिल जाए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये सारी चीजें आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, करंट अफेयर के साथ जीएस की भी पूरी तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा एक कार्यक्रम है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और वो हमारा प्रोग्राम है टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम। उस टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। कंप्लीट सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। और उस टेस्ट सीरीज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा शुल्क देने की भी जरूरत नहीं है। बहुत सामान्य सा शुल्क रखा गया है, 499 रुपए, जो कि एक ऑफर प्राइस है। 3 महीने में 41 टेस्ट को आपको दिया जाएगा। 41 टेस्ट आप करेंगे, और 41 टेस्ट के माध्यम से पूरा ये शेड्यूल हमने इसका बनाया है, किस डेट में कौन सा टेस्ट होगा और क्या आपसे पूछा जाएगा। आप जब इसको देखेंगे तो सिलेबस का कोई भी पार्ट आपका इसमें बचेगा नहीं। डेट वाइज पूरा शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया है, किस डेट में किस चीज का टेस्ट होना है। और इस तरीके से आप कंप्लीट सिलेबस को कवर कर सकते हैं। हर एक टेस्ट का पीडीएफ आपको दिया गया है। हर एक टेस्ट का अगर आपको रैंक दे दिया जाए, हर एक टेस्ट में आपकी रैंक, आपका परीक्षा का जो रिजल्ट है वो तुरंत मिल जाए, तो आपकी तैयारी में काफी सुधार हो सकता है। खनिज आंकड़े और सब कुछ जो काम के हैं, फालतू का बवाल नहीं, तो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप इसको जरूर ज्वाइन करें। शक्ति आरो यारो लिख के हमारे स्क्रॉल हो रहे नंबर्स पे
दोनों में से किसी एक पे आप मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, आपको जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय करना अच्छा नहीं लगता है। ऑल द वेरी बेस्ट।